नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास के उस पन्ने पर चलेंगे जो सच में दिमाग घुमा देता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे एडवांस्ड और प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की। जरा सोचिए, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग खानाबदोश जीवन जी रहे थे, तब इन लोगों के पास पक्के घर और इंडोर प्लम्बिंग जैसी सुविधाएं थी। ये कोई पुरानी ईंटों की बोरिंग कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि हजारों साल पहले भी एक समाज कितना वैज्ञानिक और आधुनिक हो सकता था। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। हम बात कर रहे हैं लगभग 2600 ईसा पूर्व की। यही वो समय था जब ये महान सभ्यता आज के भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अपने पूरे चरम पर थी। फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन शुरू हुआ, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका असर और इसकी विरासत पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हम इस सभ्यता के स्केल, उनकी बेहतरीन टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, संस्कृति और आखिर में उस मिस्ट्री को समझेंगे कि उनका पतन कैसे हुआ। हमारा पहला पड़ाव है इस सभ्यता का विशाल पैमाना और हड़प्पा की छाप। जब हम इसके प्रमुख नगरों को देखते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और धोलावीरा, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई संयोग से बसी हुई छोटी मोटी बस्तियां नहीं थीं। ये उस दौर के महानगर थे जहां हजारों की आबादी रहती थी। ये शहर इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि इन्हें एक बहुत ही सॉलिड, सेंट्रलाइज्ड विजन के तहत प्लान किया गया था। अब आते हैं उस चीज़ पर जो इस सभ्यता को सबसे खास बनाती है, इनकी इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता था। इनके शहरों का लेआउट सच में कमाल का था। पहला, इनकी सड़कें बिल्कुल सीधी रेखाओं में एक दूसरे को काटती थीं, एकदम आज के मॉडर्न ग्रिड सिस्टम की तरह। दूसरा, इनके घर पक्की ईंटों से बने थे, और क्या आप यकीन करेंगे, सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे अलग अलग शहरों में इस्तेमाल की गई ईंटों का आकार और रेशो बिल्कुल एक समान था। और तीसरा, हर घर में ढकी हुई नालियों की सुविधा थी। हाइजीन को लेकर ऐसा डेडिकेशन उस जमाने में कहीं और देखने को नहीं मिलता। और जब हाइजीन की बात हो ही रही है, तो मोहनजोदड़ो के द ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार को कैसे भूल सकते हैं। ये पब्लिक वाटर मैनेजमेंट का एक जीता जागता चमत्कार था। इसमें पानी भरने और निकालने का पूरा सिस्टम बना हुआ था। और सबसे दिलचस्प बात, इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक डामर यानी बिटुमिन का लेप लगाया गया था। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, बल्कि एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था। इतने बड़े और एडवांस शहरों को चलाने के लिए एक मजबूत इकोनॉमी तो चाहिए ही थी। तो चलिए इनके ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क पर नजर डालते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इनकी इकोनॉमी बहुत ही बैलेंस्ड थी। एक तरफ ये लोग अपने लिए गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलें उगा रहे थे, और दूसरी तरफ इनका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था जो मेसोपोटामिया तक फैला था। अगर हम इनकी तुलना मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं से करें, तो इनका व्यापारिक तरीका बिल्कुल अलग और अनोखा था। बाकी जगह अक्सर सेनाओं के बल पर संसाधन जुटाए जाते थे, लेकिन सिंधु घाटी के लोग ऐसा नहीं करते थे। वो एक बहुत ही सुव्यवस्थित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण व्यापार प्रणाली पर निर्भर थे। और इस बड़े पैमाने के शांतिपूर्ण व्यापार को मुमकिन बनाती थीं उनकी ये अनोखी मोहरें या सील्स। इन पर जानवरों की आकृतियां और कुछ लिपि बनी होती थीं। आप इन्हें आज के बारकोड या पासपोर्ट की तरह समझ सकते हैं। उस समय की दूसरी सभ्यताओं में व्यापारियों के पास ऐसा एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज सिस्टम शायद ही देखने को मिलता था। ये मोहरें दिखाती हैं कि उनका ट्रेड सिर्फ सामान की अदला बदली नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमर्शियल रूल्स काम कर रहे थे। व्यापार से आगे बढ़कर अब इनके समाज में विज्ञान और संस्कृति के अद्भुत मेल को समझते हैं। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि इन लोगों का साइंटिफिक माइंडसेट गजब का था। मानकीकृत ईंटों और ड्रेनेज सिस्टम के अलावा उनके पास नापतौल यानी वेट्स और मेजर्स का एक बहुत ही सटीक सिस्टम था, और यही सटीकता वो मुख्य कारण थी जिससे वे दूर दराज के इलाकों के साथ अपना इंटरनेशनल ट्रेड इतने निष्पक्ष और सफल तरीके से कर पाते थे। हर चीज बिल्कुल कैलकुलेटेड थी। विज्ञान के साथ साथ उनका आध्यात्मिक जीवन भी बहुत समृद्ध था। खुदाई में मिली चीजें बताती हैं कि वे माता देवी और पशुपति की पूजा करते थे और प्रकृति का बहुत सम्मान करते थे। यहाँ एक बात और बहुत हैरान करने वाली है।
खुदाई में हथियार ना के बराबर मिले हैं। मिस्र या मेसोपोटामिया के उलट ये एक बेहद शांतिप्रिय समाज लगता है, जिसका फोकस युद्ध पर नहीं बल्कि अपनी कला, अपनी मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों और व्यापार पर था। लेकिन इस पूरी सभ्यता में एक रहस्य है जो आज भी हमें बहुत चिढ़ाता है। वो है इनकी लिपि। क्या आप जानते हैं कि आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इस चित्रात्मक लिपि को डिकोड नहीं कर पाया है? जरा सोचिए, ये उनके छोड़े गए टेक्स्ट मैसेज हैं जिन्हें आज हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उनके असली विचार, उनके कानून, उनकी कहानियां, सब कुछ आज भी इन अनसुलझे प्रतीकों में कैद हैं। हर महान कहानी का एक अंत होता है। तो अब बात करते हैं उस मिस्ट्री की कि आखिर इस शानदार सभ्यता का पतन कैसे हुआ। 1900 ईसा पूर्व के आसपास जो पतन शुरू हुआ, उसके कारणों पर स्कॉलर्स के बीच आज भी एक खुली बहस है। इसके कई अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ का कहना है कि भयंकर जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। कुछ मानते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे या तो बहुत भयानक बाढ़ आई या फिर सूखा पड़ गया। कुछ विद्वान बाहरी आक्रमण को भी एक वजह मानते हैं। सच तो यह है कि हम किसी एक कारण को पक्का नहीं मान सकते। हो सकता है इन सभी चीजों ने मिलकर इस सभ्यता का अंत कर दिया हो। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हम इस पूरे एक्सप्लेनर से क्या सीख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई चैप्टर नहीं है। उनका जो टाउन प्लानिंग और जो पीसफुल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड का मॉडल था, वो आज भी एक मिसाल है। सोचने वाली बात है ना? अगर हजारों साल पहले का समाज इतना ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड और विकसित हो सकता था, तो क्या आज के हमारे मॉडर्न शहरों को उन पुरानी प्रणालियों से कुछ बहुत जरूरी सबक नहीं लेने चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।